नमस्ते। आज हम एक कह सकते हैं कि एक भूवैज्ञानिक जासूसी करने वाले हैं। जासूसी दिलचस्प है। हाँ, और मामला है खिसकते हुए महाद्वीपों का। हमारे पास सुराग हैं, जीवाश्म जो हजारों किलोमीटर दूर मिले, चट्टानें जो एक दूसरे से एकदम मेल खाती हैं, और एक दुनिया का नक्शा। जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे तोड़कर फिर से गलत जोड़ दिया हो। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसकी पड़ताल हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगी, एक ऐसे समय में जब दुनिया का चेहरा बिल्कुल बिल्कुल ही अलग था। और इस पूरी जासूसी के अंत में हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय, उसके जन्म का रहस्य भी सुलझा लेंगे। हाँ, तो आज का हमारा मौजू है प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब वो थ्योरी जो बताती है कि हमारे पैर के नीचे की जमीन असल में स्थिर नहीं है, वो लगातार हिल रही है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस जासूस से मिलते हैं जिसने ये केस खोला था। अल्फ्रेड वेगनर, जी, 1912 में। उन्होंने एक बहुत ही दहाड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज हम जो अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, भारत, हाँ, ये सब के सब करोड़ों साल पहले एक ही विशाल जमीन का टुकड़ा थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट। जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। सही। और इस पैंजिया के चारों तरफ एक ही विशाल महासागर था, पेंथलासा। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है। उस समय के वैज्ञानिकों ने इसे कैसे लिया होगा? मजाक उड़ाया था, जाहिर है, क्योंकि सब यही मानते थे कि जैसा नक्शा आज है वैसा ही हमेशा से था। विग्नर ने कहा नहीं, करीब 20 करोड़ साल पहले ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ, दो बड़े हिस्सों में। दो हिस्सों में। उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सब एक साथ चिपके हुए थे। और इनके बीच में था टेथिस सागर। जी। एक मिनट, लेकिन अगर सबूत इतने साफ थे, जैसे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे किसी पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, तो ये तो एक खुला और बंद केस लगना चाहिए था। सही सवाल है, लेकिन सिर्फ किनारों का मिलना तो एक संयोग भी हो सकता था, है ना? अच्छा। इसीलिए वैगनर ने और गहरे सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने जीवाश्मों की छानबीन की। सोचिए, ग्लोसोप्टेरिस नाम के एक पौधे के जीवाश्म भारत में भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और अंटार्कटिका में भी। ये तो नामुमकिन है। क्या इस पौधे के बीज हजारों किलोमीटर का बर्फीला समंदर तैर कर गए होंगे? बिल्कुल नहीं। इसका एक ही मतलब था कि ये सारी जगहें कभी एक साथ जुड़ी थीं। वाह, और भी कुछ था? हाँ, मेसोसोरस नाम का एक छोटा ताजे पानी का जीव, उसके अवशेष सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिलते हैं। वो बेचारा तो खारे पानी का पूरा अटलांटिक महासागर पार ही नहीं कर सकता था। तो चट्टानें भी गवाही दे रही थीं। चट्टानें भी। घाना में जो सोने की खदानें हैं, उनकी शुरुआती चट्टानें ब्राजील में मिलती हैं, जैसे किसी ने सोने की एक नस को बीच से तोड़ दिया हो। सबूत तो वाकई जबरदस्त हैं। फिर भी वो कौन था, एक सवाल था जिसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। वो सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? क्यों? वेगनर ये तो बता गए कि महाद्वीप खिसक रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा पाए कि कौन सी ताकत है जो अरबों खरबों टन वजनी इन महाद्वीपों को धकेल रही है। मतलब उनके पास अपराधी का हुलिया था, लेकिन हथियार का पता नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी एक कमी ने उनकी थ्योरी को दशकों तक हाशिए पर रखा। तो फिर वो इंजन कैसे मिला जो इन सबको चला रहा है? इसके लिए हमें आर्थर होम्स के पास चलना होगा, 1930 के आसपास। उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इसका कारण पृथ्वी के मेंटल में चलने वाली संवहन धाराएं हैं, मतलब कन्वेक्शन करंट्स। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हम किसी पतीले में पानी गर्म करते हैं, तो नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर आता है, और ऊपर का ठंडा पानी भारी होकर नीचे जाता है। एक सर्कुलर मोशन शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? बिल्कुल। पृथ्वी का कोर एक विशाल परमाणु भट्ठी की तरह है। वो मैंटल को नीचे से गर्म कर रहा है। ये गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, फैलता है और अपने ऊपर की सख्त प्लेटों को एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह अपने साथ खिसकाता है। और फिर ठंडा होके वापस नीचे? ये चक्र चलता रहता है अरबों सालों से। तो मतलब जमीन की ये विशाल प्लेटें जिन पर हमारे शहर और देश हैं, वो असल में नीचे उबलते हुए मैग्मा के एक महासागर पर सर्फिंग कर रही हैं। पर ये प्लेट आखिर हैं क्या? ये सिर्फ ऊपरी जमीन नहीं है। प्लेट असल में लिथोस्फीयर है, जिसमें जमीन की ऊपरी परत यानी क्रस्ट और मैंटल का ऊपरी ठंडा और ठोस हिस्सा शामिल होता है। टूटे हुए अंडे की छिलके की तरह। बहुत अच्छी उपमा है। और ये टुकड़े नीचे की थोड़ी नरम प्लास्टिक जैसी परत
एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहे हैं। तो जहां ये अंडे के छिलके के टुकड़े यानी प्लेटें आपस में मिलती हैं, वहीं सारा एक्शन होता है। भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ बनना। ज्यादातर एक्शन इन्हीं सीमाओं, इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर होता है, और ये सीमाएं 3 तरह की होती हैं। तो चलिए इन क्राइम सीन्स पर चलते हैं। पहली कौन सी है? पहली है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब पृथ्वी की सतह फट रही है। हाँ, और जब जमीन फटती है तो नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आकर खाली जगह को भर देता है और ठंडा होकर नई जमीन बनाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अटलांटिक महासागर के बीच की मध्य अटलांटिक कटक। 1 मिनट, इसका मतलब अटलांटिक महासागर हर साल थोड़ा और चौड़ा हो रहा है? हाँ, कुछ सेंटीमीटर हर साल। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से दूर जा रहा है। जमीन पर भी ऐसा कुछ है? पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जहां अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे 2 टुकड़ों में टूट रहा है। करोड़ों साल बाद शायद वहां एक नया महासागर होगा। अच्छा, तो ये तो हुई जमीन बनने की बात। लेकिन अगर कहीं नई जमीन बन रही है तो संतुलन के लिए कहीं पुरानी जमीन नष्ट भी तो हो रही होगी। यही हमें दूसरी सीमा पर ले जाता है, अभी सारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। जहां प्लेटें टकराती हैं। हाँ, और ये टक्कर बहुत नाटकीय होती है। मान लीजिए एक भारी महासागरीय प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो भारी वाली प्लेट हल्की वाली के नीचे धंस जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। तो मतलब एक पूरी की पूरी समुद्री जमीन पृथ्वी के अंदर वापस पिघल रही है। ये तो किसी विशाल रिसाइकलिंग प्लांट जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये एक बहुत ही हिंसक रिसाइकलिंग है। जब चट्टानें सैकड़ों किलोमीटर नीचे जाकर पिघलती हैं तो वो अपने अंदर फंसा पानी और गैसें छोड़ती हैं। और फिर ये पिघला हुआ मैग्मा जबरदस्त दबाव के साथ ऊपर की ओर फटता है और इसी से प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर के विस्फोटक ज्वालामुखी बनते हैं। अरे बाप रे! और जहां प्लेट नीचे मुड़ती है वहां दुनिया की सबसे गहरी खाइयां बनती हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच। ये तो बहुत भयानक है। पर तब क्या होता है जब 2 हल्की महाद्वीपीय प्लेटें आमने सामने आ जाएं, जैसे 2 कारों की आमने सामने की टक्कर? आपकी उपमा बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय प्लेटें दोनों ही हल्की होती हैं, इसलिए कोई भी आसानी से नीचे नहीं धंसती। नतीजा? वो एक दूसरे को कुचल देती हैं। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप 2 मोटे कालीनों को एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हैं। वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ जाएंगे, उनमें सिलवटें पड़ जाएंगी। और हिमालय और दुनिया के दूसरी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बस यही है, चट्टानों की विशाल सिलवटें। सही। इस टक्कर में भूकंप तो भयंकर आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी नहीं होते, क्योंकि कोई प्लेट गहराई में पिघल नहीं रही होती। बिल्कुल। तो प्लेटें या तो नई जमीन बना रही है या टकरा कर पहाड़। लेकिन क्या वे बस शांति से एक दूसरे के बगल से नहीं गुजर सकती? ऐसा भी होता है। ये हमें तीसरी सीमा पर ले जाता है, रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाती हुई खिसकती हैं। हाँ, यहाँ न जमीन बनती है न नष्ट होती है। लेकिन शांति शब्द यहाँ थोड़ा भ्रामक है। क्यों? इसमें क्या खतरा है? खतरा है घर्षण का। प्लेटों के किनारे ऊबड़ खाबड़ होते हैं और एक दूसरे में फंस जाते हैं। अच्छा। प्लेटें तो खिसकना जारी रखती हैं, पर किनारे फंसे रहते हैं। इससे चट्टानों में स्प्रिंग की तरह जबरदस्त तनाव जमा होता जाता है, और फिर जब वो फंसाव अचानक टूटता है तो जमा हुई सारी ऊर्जा 1 सेकंड में बाहर निकलती है। नतीजा, एक बहुत शक्तिशाली भूकंप। इसका सबसे मशहूर उदाहरण कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया में लोग सचमुच 2 अलग-अलग प्लेटों पर रह रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खिसक रही हैं। ये सब समझने के बाद अब हम अपने मुख्य मामले पर वापस आ सकते हैं, हिमालय। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है भारतीय प्लेट के एक असाधारण यात्रा से। लगभग 14 करोड़ साल पहले भारत, जो तब एक द्वीप था, गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ और उत्तर की ओर यूरेशिया की तरफ भागना शुरू किया। और ये कोई धीमी चाल नहीं थी। ये उस समय की सबसे तेज गति से चलने वाली प्लेट थी, एक भूवैज्ञानिक रेस कार। और इस तेज रफ्तार सफर का कोई सबूत भी है? हाँ, और वो सबूत आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। जैसे जैसे भारतीय प्लेट उत्तर की ओर भागी, इसने अपने नीचे एक हॉटस्पॉट के ऊपर एक निशान छोड़ा। जैसे कोई जलता हुआ कोयला लकड़ी पर लकीर छोड़ दे। ठीक वैसे ही। यही लकीर आज 90 ईस्ट रिज कहलाती है। हिंद महासागर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी एक पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला। वाह, ये तो एक तरह से प्लेट की यात्रा का जीपीएस ट्रैक है। और इस यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी घटना और हुई। हाँ, दक्कन ट्रैप का निर्माण। अपने रास्ते में
भारतीय प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी और लाखों सालों तक लावा उगलता रहा। और इस लावे ने आज के महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के बराबर का इलाका कहीं कहीं तो 2 किलोमीटर मोटी चादर के नीचे दबा दिया। जी, इसी से मध्य और दक्षिण भारत के पठार का जन्म हुआ। और फिर करोड़ों साल के इस तेज सफर के बाद आखिरकार वो हुआ जिसे हम महाटक्कर कह सकते हैं। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट की सीधी टक्कर यूरेशियाई प्लेट से हुई। भूवैज्ञानिक इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे धीमी गति की कार दुर्घटना। हाँ, कह सकते हैं। 2 महाद्वीपीय प्लेटें आमने सामने थीं। और इस टक्कर के बीच में फंस गया वो बेचारा टेथिस सागर। उसका क्या हुआ? वो सागर पूरी तरह से गायब हो गया। उसका भारी समुद्री फर्श तो यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंस गया, लेकिन उसकी तली में जो लाखों सालों से जमा हुआ मलबा था, मिट्टी और चट्टानें, वो दोनों प्लेटों के बीच में सैंडविच की तरह दब गईं और जबरदस्त दबाव के कारण ये सारा मलबा मुड़ने लगा, फोल्ड होने लगा और ऊपर उठने लगा। और इन्हीं सिलवटों से जन्म हुआ हिमालय। और सिर्फ हिमालय का नहीं, बल्कि दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत के पठार का भी। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने यूरेशियाई प्लेट को भी ऊपर उठा दिया। और ये टक्कर ये आज भी खत्म नहीं हुई है। नहीं, ये दुर्घटना अभी भी चल रही है। क्या मतलब? भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से यूरेशियाई प्लेट को उत्तर पूर्व की ओर धकेल रही है। और इसी निरंतर दबाव के कारण हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। जी, और यही वजह है कि ये पूरा क्षेत्र इतना अस्थिर है। और इसी वजह से हम नेपाल, उत्तराखंड और उत्तर भारत में बार बार भूकंप की खबरें सुनते हैं। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, ये उसी 5 करोड़ साल पुरानी टक्कर का नतीजा है जो आज भी जारी है। सही कहा। भारत का जो भूकंपीय जोन का नक्शा है, उसमें पूरा हिमालयी क्षेत्र सबसे खतरनाक यानी जोन 5 में आता है। ये पूरा क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से युवा और ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आज की इस पड़ताल से ये केस तो पूरी तरह सुलझ गया। हमारी पृथ्वी कोई शांत स्थिर गोला नहीं है, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ ग्रह है। हमने देखा कि कैसे वैगनर के एक विचार से शुरू हुई कहानी ने हमें प्लेटों की सीमाओं तक पहुंचाया और आखिरकार हिमालय के जन्म की महागाथा सुनाई। और ये सिर्फ एक किताबी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना हमें बताता है कि हमारे कीमती खनिज कहाँ मिल सकते हैं, और सबसे जरूरी, यह हमें भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं के लिए तैयार रहने में मदद करता है। ये हमें हमारे ग्रह के चरित्र को समझने की कुंजी देता है। आज हमने देखा कि भारतीय प्लेट के खिसकने से हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज जैसा एक जीपीएस ट्रैक बना और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये यात्रा अभी भी जारी है। अगर हम समय को करोड़ों साल आगे बढ़ा सके तो पृथ्वी का नक्शा आज से कितना अलग होगा। कौन से नए महासागर बनेंगे और कौन से नए पर्वत शिखर आसमान को छुएंगे। शायद अगला हिमालय कहीं और बन रहा होगा।